इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे कनाडा से। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले में शामिल होने के आरोपी पुलिस अफसर को क्लीन चिट दे दी गई है। कनाडाई पुलिस अफसर हरिंदर सोही को खालिस्तानियों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। सोही उस भीड़ में शामिल थे जिस पर ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर परिसर में हिंसा का आरोप लगा है। कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस ने हरिंदर सोही को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वायरल वीडियो में दिख रहा है सोही लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। सोही उन लोगों से हथियार मांग रहा था जो हथियार सौंपने से इनकार करते हुए हिंसा कर रहे थे। पीर पुलिस ने कहा कि हरजिंदर सोही के मामले की जांच में पाया गया कि वो अपने फर्ज को निभा रहे थे। पुलिस ने कहा कि मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन में जब हिंसा होने लगी तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने ऐसी चीज़ें जब्त करना शुरू की जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता था। यही सोही भी इस दौरान कर रहे थे। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा के वीडियो सामने आए थे। उनमें पील पुलिस के सार्जेंट सोही ने खालिस्तानी झंडा पकड़ रखा था। पील पुलिस का कहना है कि सोही लोगों से हथियार जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियो में वह सादे कपड़ों में दिख रहा है। इससे तो यही जाहिर होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं था और खालिस्तानियों के समर्थन में वो वहाँ था। पील पुलिस के सोही का वीडियो वायरल होने के बाद उसको निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद सोही के मामले की जांच की गई। कनाडाई पुलिस ने उसको निर्दोष और पाक साफ पाया। कनाडाई पुलिस ने बयान में कहा कि एक जांच के बाद ये पाया गया कि वीडियो में एक शख्स ने हथियार सौंपने से इनकार किया था, जिस वजह से सोही की तनातनी हो गई थी। पील पुलिस ने मंदिर परिसर में विवाद में अधिकारी सोही के बॉडी कैम फुटेज जारी किए हैं। इसमें सोही को एक ऐसे व्यक्ति को काबू करने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है जिसने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया और आक्रामक हो गया। फुटेज में अधिकारी एक व्यक्ति के पास डंडा लेकर आ रहा था। इस दौरान कुछ देर के संघर्ष के बाद भीड़ को तितर-बितर करने में कामयाब हो जाता है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। इसका एक नया उदाहरण देखने को मिला है। चटगांव स्थित इस्लामी संगठन हिफाजत इस्लाम ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर किया है। वहीं लेखिका तस्लीमा नसीम के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक चट्टोग्राम में हाल ही में एक रैली के दौरान एक इस्कॉन को पढ़ो फिर कल कत्ल करो जैसे हिंसक नारे लगाए गए। राधा रमन दास ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेशी मुस्लिमों ने मोहम्मद यूनुस को इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो वह इस्कॉन भक्तों को पकड़ना और बेरहमी से मारना शुरू कर देंगे। तस्लीमा नसीम ने अपने पोस्ट में इस्कॉन के सदस्यों के सामने आने वाले खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, हिफाजत इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है। वे इस्कॉन सदस्यों को मारना चाहते हैं। क्या इस्कॉन एक आतंकी संगठन है? क्या इसे बैन किया जाना चाहिए? तस्लीमा नसीम ने इस बात पर जोर दिया कि इस्कॉन पूरी दुनिया में मौजूद है। उसने कभी भी हिंसा नहीं भड़काई है। उन्होंने लिखा, इस्कॉन दुनिया भर के कई देशों में मौजूद है, कहीं भी इसे ऐसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा होता है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़ा विवाद 5 नवंबर को एक स्थानीय व्यापारी के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ। उसने कथित तौर पर इस्कॉन को एक आतंकी समूह करार दिया था। फेसबुक पोस्ट से चट्टोग्राम के हजारी गली इलाके में हिंदू समुदाय में गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पोस्ट लिखने वाले व्यापारी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया। बाद में 100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। ये हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने लाहौर, मुल्तान जैसे स्मॉग से प्रभावित शहरों में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। सूबे की सरकार ने माना है स्मॉग के चलते हर उम्र के लोगों में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। पंजाब सरकार में वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने शुक्रवार को लाहौर में कहा कि स्मॉग का मुद्दा स्वास्थ्य संकट में बदल गया है। औरंगजेब ने पंजाब सरकार की 10 साल की जलवायु परिवर्तन नीति का भी ऐलान किया है। इस नीति में बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, पुनर्वास जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के कई शहरों को बीते कुछ हफ्ते से जहरीले धुएं ने अपनी चपेट में ले रखा है। पंजाब की राजधानी लाहौर और मुल्तान प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मुल्तान में AQI रीडिंग 2 बार 2000 को पार कर चुकी है, जो वायु प्रदूषण का एक नया रिकॉर्ड है। लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI भी बेहद खराब है। लाहौर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बना हुआ है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब में धुंध की स्थिति बिगड़ने के कारण सरकार ने 2 सबसे अधिक प्रभावित शहरों लाहौर और मुल्तान में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। साथ ही प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद करने के आदेशों को भी 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मरियम ने कहा कि कॉलेजों में कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। मरियम औरंगजेब ने लाहौर और मुल्तान में रेस्तरां खोलने के नए समय की भी घोषणा की है। पाकिस्तान का भारत की सीमा से सटा ऐतिहासिक शहर लाहौर लगातार अपनी जहरीली होती हवा की वजह से मुश्किल में है। ऐसे में सरकार ने स्कूल बंद करने के अलावा रेस्तरां, दुकानों, बाजारों,
शॉपिंग मॉल में भोजन करने वालों को रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है। लाहौर और मुल्तान में रेस्तरां के नए संचालन नियमों के तहत उन्हें शाम 4 बजे तक खुले रहने और रात 8 बजे तक केवल टेक अवे सेवा देने की अनुमति दी गई है। मंत्री मरियम औरंगजेब ने मुल्तान और लाहौर में हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण को और कम करने के लिए इस शनिवार से अगले रविवार तक दोनों शहरों में निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने दीर्घकालिक स्मॉग नियंत्रण नीति की आवश्यकता पर बल दिया है। आइए हम बात करें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्या हो रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पर्दे के पीछे से कई गतिविधियां जारी हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के करीबी अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क और ईरानी राजदूत की मुलाकात से वाकिफ ईरानी अधिकारियों ने इसे सकारात्मक बताया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मुलाकात सोमवार को एक अज्ञात जगह पर हुई और दोनों के बीच 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत हुई। हालांकि न तो ट्रंप की टीम के सदस्यों ने या फिर ईरान के दूतावास ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। अगर मस्क और ईरानी राजदूत की मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती तो इससे साफ हो जाएगा कि ट्रंप सरकार ईरान के साथ संबंध बेहतर करने का इरादा रखती है। हालांकि ट्रंप को इस कदम के चलते अपनी पार्टी के कई रूढ़िवादी रिपब्लिकन नेताओं और साथ ही इसराइल की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मस्क के ईरानी राजदूत से मिलने से ये बात भी पुष्टि हो जाएगी कि ट्रंप की सरकार में एलन मस्क की भूमिका बेहद प्रभावी रहने वाली है। ट्रंप सरकार की विदेश नीति में जहां मस्क की भूमिका दिख रही है, वहीं ट्रंप पहले ही मस्क को विवेक रामास्वामी के साथ संघीय नौकरशाही में सुधार लाने के लिए सरकारी दक्षता विभाग का प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने भी अपने पिछले कार्यकाल में ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन इस बार सत्ता पर काबिज होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश शुरू कर बड़े संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एलन मस्क और ईरानी राजदूत की मुलाकात के दौरान राजदूत ने मस्क से अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने और तेहरान में व्यापार करने की अपील की। आइए अब बात करें चीन की। चीन ने एक बड़े युद्धपोत के लिए प्रोटोटाइप परमाणु संयंत्र का निर्माण किया है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों और चीनी सरकार के दस्तावेजों की एक नए विश्लेषण से जानकारी सामने आई है। एक स्पष्ट संकेत है कि चीन अपना पहला परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन की नौसेना पहले से ही संख्या बल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और यह तेजी से आधुनिक हो रही है। वाशिंगटन डीसी में स्थित कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो टोंग झाओ ने कहा कि परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत के दम पर चीनी नौसेना की शक्तियों के मामले में प्रथम श्रेणी के देशों में शुमार हो जाएगा, जिसमें फिलहाल अमेरिका और फ्रांस मौजूद है। कैलिफोर्निया में स्थित मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के लोशान शहर में के निकट एक पर्वतीय स्थल की पड़ताल करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें संदेह था कि चीन हथियारों के लिए प्लूटोनियम या ट्रिटियम का उत्पादन करने के सिलसिले में एक रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। हालांकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चीन एक बड़े युद्धपोत के लिए प्रोटोटाइप रिएक्टर बना रहा है। लेशान में इस परियोजना को लॉन्गवेई या ड्रैगन माइट परियोजना कहा गया है और एसोसिएटेड प्रेस को मिले दस्तावेजों में इसका जिक्र परमाणु ऊर्जा विकास परियोजना के रूप में किया गया है। न तो चीन के रक्षा मंत्रालय और न ही विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया दी है। उपग्रह से मिली तस्वीरों और सार्वजनिक दस्तावेजों ने संभावित परियोजना के बारे में जानकारी मिली है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.